हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज जो पार्ट है वो हमारा पार्ट थर्ड है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड था वो कैसा था। अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया फूड को ट्रेवल से रिलेटेड करके, और इससे पहले सिल्क रूट और ग्लोबल वर्ल्ड क्या था उसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि अभी तक कि फूड कैसे ट्रेवल हुआ, कैसे लोग डिजीजेस और ट्रेड से जो व्यापार था उसमें कैसे लोग, जो अमेरिका था, अमेरिकन कंट्री, अमेरिका में कैसे स्प्रेड किया यूरोपियंस ने, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे शिफ्ट हुआ ट्रेड का सेंटर सेंट्रल एशिया से इंडिया के पास से वेस्टर्न कंट्रीज में, इसकी बात की हमने कल, वो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। नाउ 19th सेंचुरी की बात करें अगर हम, तो 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 अप्रॉक्स 100 ईयर तक का रहा था। तो इसके बीच की हम बात करेंगे कैसे चेंजेस आए, कैसे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी शेप ले रही थी, कैसे वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली, कैसे 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी, उसकी बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इतना इंटरेक्ट कर रहे थे। और अगर हम बात करें कैसे ये पूरे समाज में एक दूसरे से, कैसे पूरे समाज की जो काया पलट काया पलट कर दी थी, और विदेशी जो संबंधों के नए जो रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, एक जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको कैसे, सीधी सी बात, जो उसके फैक्टर्स थे वो इंटरेक्ट कर रहे थे, कैसे एक वे में, है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे समाज में कैसे ढाल दिया था ये राजनीतिक जो थे, और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो तकनीकी जो कारक थे। इसमें जो इकोनॉमिक्स हुआ करते थे वो थ्री थ्री टाइप ऑफ द मूवमेंट्स हुआ करते थे, या हम इनकी फ्लो की बात करते हैं, जो प्रवाह होता था। इसको पहचाना था, आइडेंटिफाइड किया था इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे, इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एक्सचेंज में थ्री टाइप ऑफ द फ्लो माना उन्होंने, जो तीन मेन प्रमुख माने जाते थे। फर्स्ट फ्लो की अगर हम वो डिस्कस बात करें तो वो फ्लो था ट्रेड का। अब ट्रेड में हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। सेकेंड फ्लो आपने आपने देखा था कि फर्स्ट हमने बात ही की थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अगर हम बात करें पोटैटो, है ना, या टोमेटो या कॉर्न, ये सब शुगर की बात कर रहे थे हम लोग, शुगर की बात करते, ये सब अमेरिका टू, है ना, अमेरिका से लेके, अमेरिका से कैसे यूरोपियन कंट्रीज को जाता था, है ना, यूरोपियन कंट्रीज को भेजा जाता था। इसके बारे में हमने, तो यहाँ के इकोनॉमिक्स ने बात की कि कैसे नंबर एक गुड्स का फ्लो होता है, और सेकेंड फ्लो माइग्रेशन का, सेकेंड फ्लो की बात करते हैं तो वो था लेबर के बेसिस पे, और इसे हम माइग्रेशन कहते हैं, कि कैसे लोग माइग्रेट कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्च ऑफ द वर्क। जैसे अफ्रीका से लाया जाता था लोगों को अमेरिका में काम कराने के लिए, स्लेव के बेस पे, है ना, क्योंकि वहां पर उनके, और कैसे यूरोप से ही लोग अमेरिका आते थे, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा थी। थर्ड फ्लो को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया इकोनॉमिक्स ने, कि मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। जब ट्रेड बढ़ेगा, माइग्रेशन ऑफ द लेबर्स बढ़ेगा बढ़ेगा लेबर के आधार पर माइग्रेशन बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि फ्लो ऑफ द मूवमेंट्स, कैपिटल का जो मूवमेंट्स है वो भी घटेगा बढ़ेगा। अगर हम बात करें चाइना से
शिफ्ट हुआ पूरा ट्रेड अमेरिका और इसी के साथ यूरोप में। तो जब वहां शिफ्ट हो रहा था तो इसके शिफ्ट होने का सीधा मतलब ही हो जाता है कि फ्लो ऑफ द कैपिटल कैसे मूव कर रहा है। तो इन इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ पे हो रहा है, इन चीज़ों को यहाँ पर तीन तरह के फ्लो को देखा गया। ये फ्लो सारे क्लोजली क्लोजली अगर हम बात करें तो इंटरलिंक हैं और ये पूरे लाइफ को जो है लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या करते थे वहाँ की। क्योंकि लोगों के जीवन को अगर हम बात करें जो प्रभावित करते थे और कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद जो संबंध होते थे, रिलेशंस होते थे, टूट भी जाते थे। अब जो संबंध थे तो वो कैसे, ऑल थ्री फ्लोज आर क्लोजली intertwined to affect the people's lives more deeply now ever than the ever before, and the inter जो connections could sometimes be broken. For examples, अगर हम बात करें कि कैसे माइग्रेशन ऑफ द ऑफ्टन है ना, माइग्रेशन से मतलब अगर हम उदाहरण की बात से लें तो तौर पे देखें इसको, कैसे लोग वस्तुओं और जो पूंजी हुआ करती थी है ना, कि आवाजाही के मुकाबले श्रम की आवाजाही जो होती थी, जो माइग्रेशन होता था है ना, पर प्रभाव ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी कि आप कोई चीज़ या कैपिटल को आप उसको मूव करा सकते हो, लेकिन आप स्लेब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सब जो तीन प्रवाहों की हम बात करते हैं, तीन फ्लोज की हम बात करते हैं, एक साथ अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि 19वीं सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसको एक साथ जब स्टडी करेंगे और या अंडरस्टैंड करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ द ट्रेड का, है ना। नाउ a world shape to take world economy take shape, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो कैसे शेप ले रही थी, कैसे बदल रही थी, कैसे उसका उदय हो रहा था, उसकी बात करते हैं, है ना। 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें, ब्रिटेन लैक्ड सेल्फ एफिशिएंसी इन अ फूड, हमने बात की थी ब्रिटेन में कि ब्रिटेन जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं, है ना, यूके अगर आ जाए तब भी वही बात करेंगे कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, फूड की कमी हो रही थी, फूड की। इट बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जो था अनकंट्रोल्ड बढ़ रहा था और एक्सपेंशन हो रहा था वहाँ के अर्बन सेंटर्स का और इंडस्ट्रीज का। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ के जो फूड प्राइस थे वो बढ़ने लगे और बढ़ने के साथ वहाँ के लोगों में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंपोर्टिंग फूड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज वर इट वॉज चीपर, जहाँ से सस्ता और कम फूड ज़्यादा फूड मिलता उसको इंपोर्ट किया जा रहा था, उससे मंगाया जा रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट मंगा रही थी, वहाँ के इंपीरियल्स लोग मंगा रहे थे। ऐसा स्टार्ट हो गया यूके में, है ना। कब? 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम। गवर्नमेंट ने उसी टाइम पर अगर हम डिस्कस करें कि इतना सब जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो लोगों का नीचे गिरता जा रहा था और वहाँ पर सोशल डिसइंटीग्रेशन उत्पन्न हो रहा था। तो इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स थी उनकी अगर हम बात करें कि जो प्रॉब्लम क्या थी कि 18th सेंचुरी के लास्ट जो डिकेड हुआ करता था में ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन थी राइज हुई थी
डिस्कस किया। उसका नतीजा, जब पॉपुलेशन राइज होगी तो सिंपल सी बात है, जो वहाँ की रिसोर्सेज होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। और एज कंपेयर जिस हिसाब से, क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक टाइप से इंक्रीज करती है, और फूड की बात करें तो वो अर्थमेटिक टाइप से इंक्रीज करते हैं रिसोर्सेज। तो एज कंपेयर पॉपुलेशन हाई रेट हो, मतलब इंक्रीजिंग रेट हाई होगा, और जो फूड का रेट है वो लो होगा। तो इस तरह से लोगों में ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, और फॉर एवर वैसे वैसे जैसे जैसे शहर भी फैलने लगे, क्योंकि लोग अब मूव करने लगे फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया, क्योंकि उनको उनकी डिमांड थी एम्प्लॉयमेंट की, उनकी डिमांड थी कि वो अपने को कम से कम जीवित रखने के लिए कुछ कुछ ना कुछ कर पाएँ, उद्योगों में लग पाएँ, जो वहाँ के इंडस्ट्रीज होती थी उनमें लगी, वहाँ बढ़ने लगी, और कृषि उत्पाद की मांग भी बढ़ने लगी। अब सिंपल सी बात है, बढ़ने लगी, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स होते थे वो महंगे होने लगे, और दूसरी तरफ जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, या लैंडलॉर्ड्स, उन पे क्या हुआ, दबाव आने लगा। सरकार ने मक्का आयात पर क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, है ना। क्यों, क्योंकि अब बात करें जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते थे, क्यों, अब दो चीज़ें देखो हुई थी वहाँ पर, कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती थी कॉर्न लॉ को, मतलब कॉर्न इंपोर्ट ऑफ द कॉर्न अंडर द प्रोविजंस, कि किस प्रोविजंस के, कॉर्न लॉ के आधार पर इसने रोक दिया था। क्यों, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते थे उनका प्रेशर आ रहा था, है ना। क्योंकि वहाँ पर उत्पादित होने वाला जो कॉर्न था, कहाँ पर, ब्रिटेन में, है ना। तो वो एज कंपेयर अमेरिका के, है ना, अमेरिका के महंगा था, है ना, उसकी कॉस्ट जो थी वो हाई होती थी। तो इस वजह से अमेरिका का सस्ता हुआ करता था, चीपर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर बात की गई चीपर की, है ना, कि सबसे कम रेट का इंपोर्ट किया जाए, ताकि लोगों लोगों को जैसी डिमांड है वैसी फुलफिल किया जा सके। लेकिन अब जब ब्रिटेन का जो कॉर्न हुआ करता था वो महंगा होता था, अमेरिका का कॉर्न, अमेरिका की जो चीज़ें थी वो सस्ती होती थी, तो इस तरह से क्या हुआ कि मार्केट में गैप आने लगा था। तो इस वजह से वहाँ के जो प्रिविलेज क्लास होते थे यूके के, उन्होंने प्रेशर किया कि कॉर्न लॉ रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि इंपोर्ट करना बंद कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर उत्पादित होने वाली जो चीज़ें हैं ब्रिटेन में वही लोग परचेज करें। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मेन कारण, रीजन जो था वो ये था। तो हमने अभी डिस्कस किया कि इंडस्ट्रीज में और वहाँ पर लोगों की जो चीज़ें थी, मतलब लोग आने लगे थे ज़्यादा। अब शॉप्स और उसमें लोग ज़्यादा जाने लगे थे। जो सरकारी शॉप हुआ करती थी वहाँ पर भीड़ ज़्यादा, या फ्री वाली शॉप पे ज़्यादा दिखती थी, एज कंपेयर जो आके व्यापारी हुआ करते थे उनके। तो इस वजह से कॉर्न लॉ को उन्होंने किया। अब इसी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन जो लोग थे उन्होंने अपोज किया कॉर्न लॉ को। अब क्या, अगर बात करें कि एक समय आता है कि जब लोग, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, तो कौन से प्रिविलेज क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डेवलपर्स अपोज करने लगे थे लॉ, कॉर्न लॉ को। भाई लैंड लॉर्ड्स के प्रेशर से ही लगाया गया था, लेकिन जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते थे, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका था लोगों पर, तो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड, अगर हम बात करें जो अर्बन के हेड हुआ लोग करते थे, उन लोगों ने कॉर्न लॉ को अपोज किया और डिमांड की कि इसे अबॉलिश कर दिया जाए। और फाइनली कॉर्न लॉ अबॉलिश हो गया, और फिर से उसे जो चार्जेस थे, लोग क्या करते थे, अब बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे और वहाँ पर बेच सकते थे। तो इससे क्या था, उसकी जो ब्रिटिश इकोनॉमी की बात करें तो वो सही होने लगी थी, क्योंकि जब तक आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तब से प्रॉब्लम ही क्रिएट होती, क्योंकि फूड कुड बी इम्पोर्टेड इन अ ब्रिटेन एट मच चीपर रेट देन द बिफोर। पहले से अब फिर से क्या हुआ कि चीपर रेट पे, कम सस्ते उस पे लोग लाने लगे, आने लगा फूड, और यहाँ पर बिकने लगा, है ना।
ब्रिटिश एग्रीकल्चर फेल्ड हो चुकी थी टू कंप्लीट विद द imports and vast area of land were left uncultivated. Thousands men and women are unemployed, become unemployed, which lead to the migration of the peoples to the city or the overseas. लोगों में क्या हुआ, एक 1874 की इमेज है, ये आप देख पा रहे हैं कैसे लोग जो नाव होती है उसमें चढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूके छोड़ के अदर कंट्री में जाना है। लोग कैसे पोर्ट पे भीड़ लगाए हुए खड़े दिखते हैं आपको, कैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। लोग वहां पर क्यों? क्योंकि वहां की जो कीमतें थी, वहां के जो लॉस थे, उनको लोग मजबूर हो गए थे, है ना। एज कंपेयर अगर हम बात करें कि वहाँ के जो जो खाद्य पदार्थ होते थे, जो फूड प्रोडक्ट होते थे, उनकी जो रेट हाई होते थे, से परेशान होके, क्योंकि उद्योगपति और शहरी जो लोग थे, सरकार को मजबूर कर दिया था कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर देने पर। कॉर्न लॉ को समाप्त भी कर दिया, बट फिर भी हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़ कर लोग वे शहरों में, दूसरे देशों में जाने लगे थे, जो कि आप इस इमेज, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, क्योंकि जब लोग खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट होने लगी और ब्रिटेन में उपभोग का जो स्तर था वो बढ़ गया। उसी तरह 19वीं सेंचुरी के मिड में अगर हम बात करें, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, प्रगति काफ़ी तेज हो रही थी, उस जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो रही थी, इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और लोगों ने खाद्य पदार्थों और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगी। और ईस्टर्न, अगर ईस्ट यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी थी उन इलाकों में, है ना। तो इस तरह से, और जो लैंड थे, है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी स्टेप्स लिए गए, जिससे फूड प्राइस फेल एंड कंजप्शंस इन ब्रिटेन रोज एंड further lead to the faster industrial growth in Britain and higher economy and more food import. To meet high demand of the Britain, several steps were taken. बहुत से स्टेप्स लिए गए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ, वहाँ की जो इकोनॉमी थी फिर से बूस्ट हुई एंड लैंड वर क्लियर्ड, और लैंडों को वो बढ़ाया गया, और जिससे वहाँ की जो चीज़ें थी, जो वहाँ के, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें थी और वहाँ के जो ज़रूरतें थी, उनको पूरा किया जाने लगा। अब वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन को काफ़ी साफ करना पड़ा और ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला, क्योंकि विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कुछ नहीं हो पा रहा था। अब वहाँ के क्या 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 जो भी चीज़ें थी, यानी खेत होते थे, फील्ड होते थे, या माइनिंग एरिया होते थे, या इंडस्ट्री जो होती थी, उनको क्या किया जा रहा था वहाँ पर, उनको रेलवेज वर नीड टू लिंक एग्रीकल्चर रीजन से उनको और पोर्ट तक जोड़ा जा रहा था। एग्रीकल्चर क्षेत्र से पोर्ट, बंदरगाहों तक जोड़ के रेलवेज को डेवलप किया जा रहा था, जिससे आराम से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह भेजा जा सके, और जो पोर्ट से जो भी एग्रीकल्चर रीजन में सामान आना था वो आसानी से आ जाए। न्यू हार्बर्स को डेवलप किया जा रहा था, नए पोर्ट बन रहे थे, और वर्ल्ड एक्सपेंडेड जो पुराने होते थे उनको बढ़ाया जा रहा था, और शिप न्यू कार्गोज को डेवलप किया जा रहा था, शिप्स को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रीजर वाले शिप डेवलप किए जा रहे थे, और बड़े बड़े कार्गोज, न्यू कार्गोज बनाए जा रहे थे, मतलब नाव बनाई जा रही थी, अब छोटी नहीं बड़ी। न्यू हाउस बनाए जा रहे थे और सेटलमेंट्स बनाए जा रहे थे, बुल टू द सेटल इन वर्कर्स को सेटल करने के लिए चीज़ों को बेहतर की जा रही थी।
ऐसे नहीं कि वो कहीं भी जाएंगे और कहीं भी पड़े रहेंगे। अब ये जो इकोनॉमी का शेप था ब्रिटेन की या हम वर्ल्ड की बात करें, बदलने लगा था। क्योंकि हमने पहले देखा कि लोग कैसे भूखमरी से, कैसे हंगर से परेशान थे। अभी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। अब कैपिटल फ्लो भी जो था वो लंदन, फाइनेंशियल कैपिटल बन गया लंदन। कैपिटल फ्लो भी लंदन की तरफ शिफ्ट करने लगा, क्योंकि अब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इस वजह से अब वहां पर जो डिमांड थी लेबर की वो बढ़ने लगी और माइग्रेशन अच्छा खासा अपना स्टार्ट हो गया था। नियरली 15 मिलियंस पीपल्स माइग्रेटेड कर रहे थे फ्रॉम द यूरोप टू द अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। लोग जाने लगे थे बाहर इंडस्ट्रियों में वर्क करने के लिए, तो माइग्रेशन भी बढ़ने लगा था। 50 मिलियन पीपल्स जो थे वो माइग्रेट कर गए थे यूरोप से अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे ये सब कम पॉपुलेटेड होते थे। तो लोग यहाँ से, क्योंकि अब जो यूरोप था वो ओवर पॉपुलेशन वहाँ पर हो गई थी, लोग अब रोजगार के लिए, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अदर कंट्रियों को मूव करने चले जा रहे थे। दस दे द 1890 है ना, 1890 में जो पूरे दुनिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी, और विद सम कॉम्प्लेक्स चेंज इन द लेबर मूवमेंट्स पैटर्न एंड कैपिटल फ्लो एंड इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा था और इकोनॉमी भी चेंज हो रही थी और कैपिटल ऑफ द मूवमेंट्स भी चेंज हो रहा था और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, इस वजह से पूरी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड होने लगी थी। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने से पहले एग्रीकल्चर पर मूव करेगा। विदाउट एग्रीकल्चर स्ट्रांगनेस के आधार पर वो कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। और फूड वॉज नाउ बॉट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे। अब क्या हो रहा था, क्यों? क्योंकि अब न्यू डेवलपमेंट हो रहे थे। न्यू डेवलपमेंट के साथ ही जो फूड था वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियन से भी लाया जा सकता था, क्योंकि वो चीज़ें खराब नहीं होती थी, है ना। और साथ में क्या था यहाँ पर, अगर हम बात इसकी कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर, है ना, इट वॉज ग्रोन बाय द एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑन अ लैंड एंड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। वनों को काटा जा रहा था बहुत तेजी से और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा था वहाँ की लैंड्स को क्लियर करके। लैंड जो थी कल्टिवेटेड हो रही थी, नॉट बाय द पीजेंट्स ओनिंग दिस लैंड बट दे हायर्ड वर्कर्स बॉट फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड। ये लोग इनके खुद के नहीं होते थे, ये लोग बाहर से लाए जाते थे इस पे काम करने के लिए, इस पर्टिकुलर लैंड पे हायर किए जाते थे। ये लोग लैंडलॉर्ड जो होते थे उनकी चीज़ें हो रही थी। और हमें रेलवे, शिप, न्यू पोर्ट वर इंट्रोड्यूस्ड हो चुके थे, उनको लोगों के सामने लाया जा चुका था और बनने लगे थे। बुल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी तरीके से इनको बनाया जाने लगा था। जो पुराने थे उनको न्यू किया जा रहा था और जो नए बनाए जा रहे थे वो अच्छे लेवल पे बनाए जा रहे थे, बड़े लेवल पे, मास लेवल पे। और फूड व ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड शिप के द्वारा फूड को ट्रांसफर किया जा रहा था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में खेती की जा रही थी बड़े लेवल पे, बड़ी लेवल पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी और वहाँ से सारा कुछ उठा के यूरोपियन देशों को या ब्रिटेन को भेजा जा रहा था। वर्कर्स को एक पेड किया जाता वेरी लो उस पर, और फ्रॉम द एशिया से और अफ्रीका से लोग मिल जाते थे काम करने वाले, और द कैरेबियन, जो कैरेबियन कंट्री होते थे या एशिया होते थे या अफ्रीका होते थे, लोगों को ले जाया जाता था यहाँ से अदर उसमें कंट्रियों में वर्क कराने के लिए बहुत ही कम दामों पर। तो इससे क्या था, जब कम आप मनी जाएगा, पेड करेंगे, तो सिंपल सी बात है अच्छी इनकम भी होगी। तो ये सब चल रहा था
19वीं सदी के आसपास। सम चेंजेस अकर्ड इन पंजाब, अगर हम बात करें पंजाब में, और इरिगेशन कैनाल वर बुल्ट, पंजाब में चेंज हुआ जब से इरिगेशन कैनाल बनाई गई। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द डेजर्ट लैंड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर में, है ना। जो भी वहाँ की डेजर्ट यानी रेगिस्तान भूमि होती थी उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया जा रहा था। क्योंकि कैनाल को डेवलप करके, जहाँ पर कैनाल नहीं थी वहाँ कैनाल, जहाँ रेलवे नीड थी रेलवे बनाया जा रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन हाई होना चाहिए, बस मेन मोटो ये होता था। तो द कैनाल कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय द पीजेंट्स के द्वारा कैनाल कॉलोनी बनाई गई। नहरों के साइड में कॉलोनी बना के रहने लगे लोग, क्योंकि उसी के साइड पे एग्रीकल्चर करते थे फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द पंजाब। क्योंकि वहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन अच्छा होता था और उसी को स्प्रेड किया गया, बड़ी मास लेवल पे वहाँ पर प्रोडक्शन करवाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल को चलाना होता था। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन को वो प्रेशराइज कर रहे थे ब्रिटेन के लोग, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मात्रा में क्या किया जाना चाहिए, वहाँ पर भोजन के साथ कपास को भी उगाया जाना चाहिए, जिससे ब्रिटिश जो कपड़ा था मिलों की जो मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इसी से अलग नहीं है। जो विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी। जैसे पंजाब से अगर हम बात करें तो रबड़ कपास हो गया, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशियन साइड से रबड़ का उत्पादन अच्छे से हो रहा था। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। व्यापार में 60% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर्स यानी गेहूं और कपास जैसी कृषि उत्पादों या कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बदल गईं जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, है ना। औद्योगिकरण कहाँ, ब्रिटेन में। अगर ब्रिटेन को हम बात ना करें, हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लैंड की। सीधा सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। ब्रिटेन अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम यूके की बात कर रहे हैं, उसमें 4 पार्ट्स आते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लैंड की बात की। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, आयरिश जो था ये